हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। नॉर्थ ईस्ट पीएससी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव सर आपके लिए लेकर आया हूं अरुणाचल प्रदेश का आज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। ठीक है, तो आज के डेली एनालिसिस जो कि 28 जुलाई 2026 का आज का एनालिसिस देखते हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट न्यूज़। ठीक है, तो पहला जो सवाल है पहला जो आपका न्यूज़ है दैट इज तेजस वर्कशॉप कंडक्टेड टू एम्पावर ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स। तो एक तेजस, वी विल सी अबाउट तेजस, एक जो वर्कशॉप हुआ है, ये आपके जो ग्रास रूट, जो आपके रूरल एरियाज, जो आपके अरुणाचल के जो विलेजेस के जो आपके एंटरप्रेन्योर्स है, जो इनोवेट करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, इनके लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट कराया गया। दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS3 इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज़। एक वर्कशॉप कराया गया अंडर तेजस। तेजस का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योरल जर्नीज अक्रॉस स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरल। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योरल जर्नीज अक्रॉस स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट। तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा तेजस का। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि आपका अनिनी दिबांग वैली में ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन एंड स्टार्टअप इंडिया। सो डिपार्टमेंट ऑफ IT, DPIIT एंड कम्युनिकेशन और स्टार्टअप इंडिया द्वारा ये इनिशिएटिव है तेजस। इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योरल जर्नीज अक्रॉस स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ हुआ था? अनिनी दिबांग वैली में इसको ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन और स्टार्टअप कल्चर को बॉर्डर एरियाज जो है अरुणाचल में, इसको प्रमोट करने के लिए ये काफ़ी कारगर इनिशिएटिव है। ठीक है, ये रिड्यूस करता है आपका आउट माइग्रेशन, ताकि जो आपका जो स्टूडेंट्स है या जो मान लीजिए इनोवेटर्स है, जो लोकल एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कल्चर में जाना चाहते हैं या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, ये लोग को शहरों में आना ना पड़े, वहीं जहां है वहीं पे आपका स्टार्टअप शुरू कर सके, जिससे कि लोकल जॉब मार्केट में लोकल जॉब्स क्रिएट हो सके। तो अबाउट तेजस, लेट अस सी अबाउट तेजस। तेजस का मतलब क्या है? तेजस जैसा कोई फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी देखा। ये इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? 2026 में। रिसेंट इनिशिएटिव है बाय स्टार्टअप इंडिया, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करवाई जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप कंडक्ट किए जाएंगे ताकि गाइड कर सके लोकल फाउंडर्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स को, और जो कि एस्पायर करते हैं कुछ नया इनोवेट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो आपका रिस्क लेके, दे हैव रिस्क टेकिंग एपेटाइट, जो आपका कुछ एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या एक लोकल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। ठीक है, जिससे कि आइडिएशन, मार्केट लिंकेज करवाया जाएगा, और सेक्टर स्पेसिफिक इनोवेशन पाथवेज, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर, मान लीजिए पोल्ट्री, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो पोल्ट्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो ये सब सेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाएगा, मार्केट से उसको लिंक करवाने की आपकी कोशिश की जाएगी, और इनोवेशन पाथवेज सजेस्ट किए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत, और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिलेगा कि फैसिलिटेट किया जाएगा अवेयरनेस रिगार्डिंग DPIIT रिकॉग्निशन बेनिफिट्स, इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया जाएगा, और नेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट भी किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल एक्सेस, अब देखिए कोई भी इनिशिएटिव हो बिना पैसे का संभव है क्या? नहीं है ना, तो इसलिए फाइनेंशियल एक्सेस दिया जाएगा। ग्रास रूट जो इनोवेटर्स है, जो गांव के लेवल पे इनोवेटर्स है, जो आपके दूर दराज के इलाकों में है, बॉर्डर एरियाज में है, उनको बैंकिंग पार्टनर और लोन स्कीम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आपका SBI जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ सेशंस लेती हैं, इससे ये सेशंस का एक्सेस दिलवाया जाएगा ताकि इनको प्रॉपर टाइमली फाइनेंशियल एक्सेस हो सके। अलग अलग बैंकिंग पार्टनर और लोन स्कीम के साथ इनको कनेक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ स्टेट एजेंसीज जैसे कि अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क भी इनकी मदद करेंगे रीजनल रोल आउट के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप कल्चर और इनोवेशन प्रमोट हो अरुणाचल के लिए, उसी के लिए लाया गया है तेजस। ओके, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे। ठीक है, तो ये आपका जो न्यूज़ है ये GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है? दोलुंगमुख बेस्ड सिटीजन्स राइट प्रोटेक्शन फोरम 6 अर्ली सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। अब देखिए, हमें पता है कि आपका अरुणाचल और असम का बाउंड्री डिस्प्यूट काफ़ी समय से चल रहा है। असम एंड अरुणाचल प्रदेश के जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो काफ़ी समय से चल रहा है, एंड रिसेंटली जो नामसाई डिक्लेरेशन है वो साइन हुआ था। तो क्या है ये नामसाई डिक्लेरेशन, और क्या बॉर्डर एरियाज में किस तरीके का डिस्प्यूट है, लेट अस सी। तो जो दोलुंगमुख बेस्ड सिटीजन्स राइट्स प्रोटेक्शन फोरम, ये आपका एक तरह का सिटीजन्स फोरम है, ये ग्रुपिंग है जो एक मेमोरेंडम सबमिट किए हैं, किसको? चीफ मिनिस्टर को। डिमांड कर रहे हैं कि ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है असम के साथ, इसको जल्दी से जल्दी सेटल किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या बाउंड्री डिस्प्यूट है।
सो इफ यू सी इसका सिग्निफिकेंस जो ये मेमोरेंडम का सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट है इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपकी रुकावट बन रही है ये, और साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी देखने को मिलता है हमें नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। कुछ इलीगल एलिमेंट्स जो है वो बॉर्डर एरियाज में काफी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। बाउंड्री डिस्प्यूट रहते ही ये टेरिटोरी जो है उसका प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हो पाता है, कौन सा एरिया किस स्टेट को बिलोंग करता है ये भी मुश्किल होता है बोलना। तो आसाम और अरुणाचल जो है वो, और काफी छोटा बॉर्डर नहीं है, 804 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, बाउंड्री है, और 2022 में दोनों स्टेट्स ने साइन किया था, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, नामसाई डिक्लेरेशन 2022 में साइन किया था टू रिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट। तो आइए देखते हैं नामसाई डिक्लेरेशन में क्या क्या डिसाइड हुआ था। लेट अस सी ओके अबाउट द नामसाई डिक्लेरेशन। तो इफ यू सी अबाउट नामसाई डिक्लेरेशन, देन की एस्पेक्ट्स अबाउट नामसाई डिक्लेरेशन। नामसाई डिक्लेरेशन की एस्पेक्ट्स देखते हैं। विलेज रिडक्शन, सबसे पहले तो बहुत सारे गांवों को लेकर डिस्प्यूट था कि ये आसाम का है या फिर आपका अरुणाचल का है। तो टोटल डिस्प्यूटेड विलेज पहले कितने थे, 123 विलेज आपका डिस्प्यूटेड थे। तो ये सबसे पहले नामसाई डिक्लेरेशन में विलेज का जो डिस्प्यूट है उसको कम किया गया, लोअर द नंबर ऑफ डिस्प्यूटेड बॉर्डर विलेजेस फ्रॉम 123, 123 से कितना हो गया अभी 86, थ्रू म्यूचुअल कंसेंसस। दोनों की बातचीत और दोनों चीफ मिनिस्टर्स मिले एंड बातचीत करने के बाद ये म्यूचुअल रेजोल्यूशन हुआ और 123 विलेजेस से अभी 86 विलेजेस में आपका डिस्प्यूट है, ठीक है। तो लेकिन आपका काफी हद तक कम गया और इमीडिएट सेटलमेंट या रेजोल्यूशन करवाया गया, डायरेक्ट एग्रीमेंट किया गया ऑन 37 स्पेसिफिक लोकेशन, अलग अलग लोकेशंस में 37 स्पेसिफिक लोकेशन में आपका एग्रीमेंट हुआ, साइन हुआ, डिसाइडिंग विच स्टेट दे बिलोंग टू। अब कौन कौन से गांव कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, ये 37 इमीडिएट रेजोल्यूशन किया गया इन 37 अलग अलग लोकेशंस का। अब रीजनल कमिटीज बनाई गई। अब किस तरह से रेजोल्यूशन किया गया देखिए, एक तो आपके जो रीजनल कमिटीज है वो बनाए गए हैं, ठीक है। रीजनल कमिटीज जो आपका 12 जॉइंट रीजनल पैनल बनाए गए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दोनों एरियाज में, दोनों स्टेट्स में कवर करते हुए, और फिजिकली वहां के जो ऑफिशियल्स है वो उसे इंस्पेक्ट करेंगे, उस एरिया को फिजिकल इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। जो भी रिमेनिंग एरियाज हैं वहां फिजिकली जाके लोग इंस्पेक्ट करेंगे और वहां का मुआयना करेंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कि ये आसाम का है या अरुणाचल का है, म्यूचुअल कंसेंसस के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट जबरदस्ती कर रहा है। 1960 का बेसलाइन यूज किया गया है, एग्रीड टू यूज द बाउंड्री लाइन मैप्ड एंड साइंड ऑन 29 टोपोग्राफिकल शीट। सो टोपोग्राफिकल मैप्स है हमारे पास, सैटेलाइट इमेजेस है, एंड 1960 का जो बेसलाइन है उसको मतलब आपका माना गया है, ठीक है। 1960 का बेसलाइन को एग्री किया गया है दोनों स्टेट्स के बीच कि यही हमारा जो मैप किया गया बाउंड्री है इसी को हम मानेंगे, और बाय 1960 ट्राइपार्टाइट कमिटी एज प्राइमरी रेफरेंस। ये आपका 1960 में एक तरह का मैप आपका इजाज किया गया था, ठीक है। सो इसी को मानते हुए आपका ये बॉर्डर एग्रीमेंट्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अगला न्यूज। तो थर्ड न्यूज, लेट अस सी कोल्ड वाटर ट्राउट कॉमर्शियलाइजेशन एंड एंगलिंग टूरिज्म इन मेचुका। तो जीएस पेपर 3 आपका एग्रीकल्चर, रीजनल इकोनॉमी और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो मेचुका में आपका जो एंगलिंग टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जा रहा है, और एक चीज जो कोल्ड वाटर ट्राउट कॉमर्शियलाइजेशन, यानी कि ये जो ट्राउट मछलियां हैं इनको ऐसे व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जिसमें रेफ्रिजरेशन की सुविधा है। अब इससे फायदा क्या होगा कि अंदर में जो ये ट्राउट मछलियां है सड़ेंगे नहीं, शेल्फ लाइफ इनका बढ़ेगा और एक जगह से दूसरा जगह आपका अरुणाचल में इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने दोनों मिलके ज्वाइंटली क्या किए हैं, दो मेजर इनिशिएटिव मेचुका में लॉन्च किए हैं। मेचुका कहाँ है आपका, शी-योमी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो लेट अस सी क्या है ये इनिशिएटिव, लेट अस सी दिस इनिशिएटिव, ठीक है। तो इफ वी सी अरे शिट जस्ट अ मिनट, हाँ। तो की हाइलाइट्स लेट अस सी अबाउट इट, ओके। हाँ, तो की हाइलाइट्स क्या क्या है देखिए। तो फर्स्ट कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट वाज फ्लैग्ड ऑफ, जैसा कि मैंने कहा पहला ऐसा डेडिकेटेड इफ यू सी पहला डेडिकेटेड रेफ्रिजरेशन व्हीकल जो 3 क्विंटल, कितना 3 क्विंटल प्रोमोशनल साइज रेनबो ट्राउट को ट्रांसपोर्ट किया गया फ्रॉम मेचुका से इसको एक रेफ्रिजरेटेड आपके वाहन में ले गया गया। कहाँ से, मेचुका से अलग अलग अर्बन मार्केट्स में ले गया गया, जैसे कि आलो में ले गया गया, पासीघाट में और ईटानगर में इसको लेकर आया गया, ठीक है। सक्सेसफुली लेकर ट्रांसपोर्ट किया गया और ये आपका बनता है पहला कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट, ओके। देन दूसरा अगर हम देखें सेकंड मेचुका ट्राउट क्वेस्ट 2026 जो हुआ, ये ऑर्गेनाइज किया गया था इन अ हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल स्पोर्ट फिशिंग एंगलिंग टूर्नामेंट। तो
दूसरा जो इनिशिएटिव है, ये मेचुका में ही आपका ट्राउट क्वेस्ट बोल के एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे अलग अलग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिशिंग जैसा टूर्नामेंट आपका था, जहां पे अलोंग द ये यांगयम, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, यारग्यापचू रिवर और पसांग सोमू लेक के किनारे आपका कराया गया था। लोकेशन यही है, ये रिवर मेचुका वैली में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो इंटरनेशनल टूरिज्म और टूरिस्ट आना शुरू होंगे इस जगह पे, और साथ ही साथ ट्राउट को लेके जो फिशिंग सेक्टर है वो काफ़ी इंप्रूव होगा, क्योंकि रेनबो ट्राउट आपका अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे और कंजम्पशन बढ़ेगा इनका, ठीक है। तो इस लेक के बारे, रिवर के बारे में देखते हैं। यारग्यापचू रिवर, ये की रिवर है इन द मेचुका वैली। मेचुका वैली का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है। ये ड्रेन करता है कहाँ पे, सियोम रिवर में, विच जो कि इवेंचुअली कहाँ ज्वाइन होता है, ब्रह्मपुत्र या सियांग नदी में जाके ज्वाइन हो जाता है। एंड पसांग सोमू लेक क्या है, ये है एक हाई ऑल्टीट्यूड नेचुरल लेक है, इंडो चाइना बॉर्डर के सामने आपका शियोमी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। चलिए, तो अगला देखते हैं रेनबो ट्राउट क्या होता है। रेनबो ट्राउट के बारे में देखते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ऑनकोर हाइंचस माइकिस, ठीक है। हाई वैल्यू कोल्ड वाटर फिश, नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका। ये एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका का नेटिव स्पीशीज है। इसको इंट्रोड्यूस किए थे ब्रिटिश एरा इंडिया में, ठीक है। ब्रिटिशर्स इंडिया में इसे बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए, लेट अस सी द थर्ड न्यूज, अ मैसेज टू चाइना, ठीक है। अ मैसेज टू चाइना, मोदी इन इंडोनेशिया। जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी जरूरी है। लेट अस सी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपका 3 नेशन टूर में निकले हुए थे। वी हैव सीन इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो अलग अलग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए गए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें की गई, जैसे कि पहला डिसीजन है द गंगा महाकम विजन। तो मोदी जी ने आपका अनवील किया गंगा महाकम विजन उनके इंडोनेशियन विजिट में, जिसमें कि स्ट्रेंथन किया जाएगा इंडोनेशिया और इंडिया का रिलेशन। किस सेक्टर्स में, व्यापार में, कनेक्टिविटी को लेके, कल्चर को लेके, डिफेंस को लेके और मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसको डिजाइन किया गया है ऐसे कि ये स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और को एम्पलीफाई कर सके और ग्लोबल साउथ में इंडिया का वॉइस को ऊंचा कर किया जा सके, ठीक है। ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन के लिए काफी जरूरी है। और दूसरा एक डिफेंस पर्सपेक्टिव से जरूरी है कि ब्रह्मोस मिसाइल डील इंडिया और इंडोनेशिया का साइन हो गया है, ठीक है। इंडिया और इंडोनेशिया आपका MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द सप्लाई ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि ये जो डील है ये 450 मिलियन से लेकर 600 मिलियन डॉलर्स तक का बीच है। तो इंडोनेशिया अब इंडिया का जो फेमस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इनफैक्ट ब्रह्मोस, हमसे परचेस करेंगे। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे बाद में फिर से। तो ये जो ब्रह्मोस है, अभी के लिए याद रखिए, इट इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, ठीक है, आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक यानी साउंड के स्पीड से ज्यादा, इसका मिनिमम 3 से 4 मैक होना चाहिए, इससे कई गुना ज्यादा है, ठीक है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। इसको ज्वाइंटली बनाया गया था इंडिया और रशिया द्वारा, ठीक है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसको ज्वाइंटली आपका इंडिया और रशिया बनाए हैं, ज्वाइंटली मेड बाय रशिया एंड इंडिया, ठीक है। रशिया और इंडिया ने मिलके इसको इजाज किया, ठीक है, इसको बनाया गया ब्रह्मोस, ओके। तो चलिए इसके बारे में और देखेंगे बाद में। चलिए, नाउ दिस मार्क्स इंडोनेशिया। अब जो इंडोनेशिया ये MOU साइन करते ही इंडोनेशिया तीसरा ऐसा आसियान कंट्री बन चुका है, इंडोनेशिया, ठीक है। आसियान आपको पता है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि आपका एक ग्रुपिंग है साउथ ईस्ट एशिया में। तो आसियान मेंबर्स में से 11 मेंबर्स में से आपका तीसरा ऐसा मेंबर बन गया है इंडोनेशिया। किसके बाद, फिलीपींस और वियतनाम के बाद, जो ये सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को एक्वायर कर रहा है, जिससे कि सिग्नल हमें मिलता है कि इंडिया अब जो प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर हिसाब से आपका राइज कर रहा है इन द रीजन टू काउंटर चाइना। तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। साउथ चाइना सी में खासकर चाइना को काउंटर करने के लिए वी आर बीइंग द प्राइमरी डिफेंस सप्लायर फॉर दीज कंट्रीज, ठीक है। और एक है सबांग पोर्ट डेवलपमेंट। तो एक जो पोर्ट है आपके इंडोनेशिया में, सबांग पोर्ट, इसको डेवलप करने का बात किया गया है। द जॉइंटली डेवलप करेंगे, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द सबांग पोर्ट नियर द मलक्का स्ट्रेट। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पे ये जो है, ये जो पेनिनसुला है, इफ आई शो यू दिस, ये मलेशियन ऐसा और यहाँ पे इंडोनेशिया है, तो ये जो बीच का वाटर बॉडी है इसको हम बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट।
मलक्का स्ट्रेट। अब ये जो मलक्का स्ट्रेट है, ओके, मलक्का स्ट्रेट में क्या होगा, सबांग पोर्ट को डेवलप किया जाएगा जो एकदम मलक्का पोर्ट स्ट्रेट के सामने है, और यही जो है इंडियन ओशन का एक्सेस देता है आपका चाइना को। तो ये भी एक काउंटर मतलब इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना, ये एक तरह का बढ़िया इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड इंडिया विद अ स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम प्रेजेंस नियर वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ट्रेड चोक पॉइंट्स। और ये चाइनीज ट्रेड और खासकर जो ईस्ट एशिया के कंट्रीज है उसका ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है, शिप्स इधर से आना जाना करते हैं, और इसी को अगर इंडिया यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली अगर कहीं लोकेटेड है तो ये इंडियन पर्सपेक्टिव से, डिफेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी बढ़िया साबित होगा इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना। ओके, चलिए, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसा कि मैंने बोला, इट्स अ चोक पॉइंट थ्रू विच 40% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पासेस इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का 40% जो व्यापार है इसी स्ट्रेट से पास होता है। ठीक है, चलिए, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। तो अगला जो न्यूज़ है ये हरिकेन के बारे में। ये अब आपका ये जो महीना है जुलाई से लेके, ऑलमोस्ट जुलाई लास्ट से लेके सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे हमें अलग अलग साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं, अपने स्टैटिक क्लास में पढ़ते हैं कि साइक्लोन का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। साइक्लोन हम इंडियन ओशन में बोलते हैं, टाइफून्स हम जापान और ईस्ट चाइना सी में बोलते हैं, एंड हरिकेन्स जो है, हरिकेन नाम दिया जाता है चक्रवात को, कहाँ पे, अमेरिका में, कैरिबियन सी वाले रीजन में। ठीक है, तो एक जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से जरूरी न्यूज़ है, हरिकेन जेनीव। तो हरिकेन जेनीव आया है जो पैसिफिक ओशन में आया, आपका जो थोड़ा लैंड से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो इसको ये कैटेगरी 5 में पहुंच चुका है, कैटेगरी 5 स्टेटस इसको दिया गया। अब ये क्या, कैसे हम साइक्लोन्स की कैटेगरी तय करते हैं वो भी हम देखेंगे। और हरिकेन फॉस्तो, ठीक है, हरिकेन फॉस्तो ये कैटेगरी 1 स्टॉर्म बना है, कैटेगरी 1 तूफान है, कंटिन्यूड ऑन अ पाथ इन द जनरल डायरेक्शन ऑफ द हवाईयन आइलैंड्स। हवाईयन आइलैंड्स का सामने ये आए थे। तो देखते हैं हरिकेन का कैटेगरी हम कैसे तय करते हैं। हाउ डू वी कैटेगराइज हरिकेन्स? हरिकेन्स या फिर हम चक्रवात, साइक्लोन भी बोलते हैं इसको, इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज टू मेजर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंटेंसिटी। किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन का कितना इंटेंसिटी है, कितना वो हवाओं का स्पीड है, उसके बेसिस पे हम इसको डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा कैटेगरी में होगा। एस्टिमेट द पोटेंशियल प्रॉपर्टी डैमेज। अब इससे हमें क्या पता चलता है कैटेगराइज करके, कि इसके पास कितना पोटेंशियल है प्रॉपर्टी डैमेज का, किस हिसाब से ये ह्यूमंस लाइवलीहुड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और फ्लडिंग कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, स्केल क्या है, ये जो स्केल है जिससे कि हम कैटेगरी डिसाइड करते हैं, इस स्केल को हम क्या बोलते हैं, सफीर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, जो कि रैंक करता है अलग अलग तूफानों को, इस जैसे तूफानों को कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 5 तक। ठीक है, किस बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे। जैसे हम शॉपिंग मॉल जाते हैं, बाथरूम का सामान, किचन वेयर होता है सपोज ग्राउंड फ्लोर में, मेंस सेक्शन होता है फर्स्ट फ्लोर में, लेडीज सेक्शन सेकंड फ्लोर में। तो यूसेज के बेसिस पे हम शॉपिंग मॉल में अपना सामान को कैटेगराइज कर रहे हैं। यहाँ पे विंड के स्पीड के बेसिस पे हम साइक्लोन को कैटेगरी बनाते हैं। साइक्लोन कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 5 तक मैक्सिमम जाता है। तो बेस्ड ऑन मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड, तो एक लेवल पे विंड स्पीड कितना होता है, कितना टाइम तक एक ही स्पीड पे साइक्लोन घूम रहा है, वो विंड स्पीड के बेसिस पे हम जो हवाओं की जो रफ्तार है उसके बेसिस पे साइक्लोन की अलग अलग कैटेगरी देते हैं। तो देखिए, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, जो कोई भी तूफान कैटेगरी 1 हरिकेन तब बनता है जब उसका विंड स्पीड 74 माइल्स पर आवर के स्पीड से अगर घूमता है। 74 माइल्स पर आवर अराउंड आपका कितना होगा कि 120 किलोमीटर्स होगा, अराउंड 119.9 आएगा। तो अराउंड 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से अगर कोई चक्रवात घूम रहा है तभी हम उसे कैटेगरी 1 में रखते हैं। और इट इज क्लासिफाइड एज अ मेजर हरिकेन, तब हम इसको मेजर हरिकेन बोलते हैं। मेजर हरिकेन कब बोलते हैं, जब वो कैटेगरी 3 में पहुंच जाता है। कैटेगरी 3 में 111 माइल्स पर आवर या उससे ज्यादा, यानी कि 111 माइल्स ऑलमोस्ट 180 या 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। और हाईएस्ट क्लासिफिकेशन क्या है, कैटेगरी 5, जो ऑलमोस्ट 250, 280 या 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा होता है। तो इट अप्लाइज टू कैटास्ट्रोफिक स्टॉर्म्स विद सस्टेन विंड स्पीड ऑफ 157। अगर माइल्स पर आवर में देखें 157 माइल्स पर आवर या उससे ज्यादा अगर है स्पीड, तो तब हम इसे कैटेगरी 5 में रखते हैं। एंड कैटेगरी 5 वाला सबसे खतरनाक चक्रवात होता है, जिसे अमेरिकन हरिकेन कहते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। चलिए, अब थोड़ा खेल के वर्ग में हम देखते हैं, खेल की डायमेंशन में, स्पोर्ट्स की डायमेंशन में देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। तो इफ यू सी अबाउट स्पोर्ट्स, शूटिंग में अभी शूटिंग चल रहा है आपका ISSF वर्ल्ड कप हांझाओ में। तो इंडिया ने, प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया,
India has secured double podium in the women's 25-meter pistol event at the International Shooting Sports Federation ISSF World Cup, जो हांजाओ में हो रहा है, ठीक है, हांजाओ चाइना में आई थिंक, हाँ वहाँ पे हो रहा है। तो ईशा सिंह ने आपका गोल्ड मेडल जीता, 40 हिट्स किए, और मनु भाकर जी ये ब्रोंज जीती है, ठीक है। सो ये हमारा रीएनफोर्स किया कर रहा है हमारा जो डोमिनेंस है, खासकर पिस्टल शूटिंग में पिस्टल शूटिंग इवेंट में इंडिया हमेशा नंबर 1 रहा है, इसी को दर्शा रहा है। ईशा सिंह टॉप पोजीशन में आए, वैलिडेटेड हर टॉप फॉर्म आफ्टर विनिंग द म्यूनिक वर्ल्ड कप अर्लियर इन द सीजन। म्यूनिक वर्ल्ड कप को भी ईशा सिंह ने जीता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, ये आपका ISSF जो शूटिंग स्पोर्ट्स जो ISSF वर्ल्ड कप है हांजाओ में, वहां पे भी आपका जीती है ईशा सिंह ने। क्या जीता है? गोल्ड, ठीक है। एंड मनु बकर जी ब्रोंज मेडल जीती है। उसी तरीके से वेट लिफ्टिंग में नेक्स्ट न्यूज़ जो है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में हो रहा है, उसमें 25 साल की ज्ञानेश्वरी यादव ने जीती है सिल्वर इन द वुमेन्स 49 kg कैटेगरी एट कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। कितना वेट उन्होंने उठाया? टोटल 199 kg का वेट उन्होंने उठाया, 88 kg का स्नैच और 111 kg का क्लीन एंड जर्क, ठीक है। तो ये जो मेडल है ये मार्क करता है इंडिया का 4th वेट लिफ्टिंग मेडल और 5th ओवरऑल मेडल। किस एडिशन में? जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो अभी करंट एडिशन चल रहा है, दिस एडिशन एट ग्लासगो, इसको मार्क करते हैं। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। तो याद रखिएगा ज्ञानेश्वरी, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ज्ञानेश्वरी यादव जी। शी वन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 49 कैटेगरी वेट लिफ्टिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में इतना ही। आशा करते हैं आपको इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह से रिवाइज करते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड इसी तरह से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। चलिए मिलते हैं।